सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर आज शुरू करेंगे हमारी धमाकेदार क्लास। कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में बहुत कम स्टूडेंट आए थे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट की थी, इसलिए स्टूडेंट बहुत कम आए थे। लेकिन अब से रोज़ाना आपको 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और ये टेस्ट सीरीज़ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, आईसीआर, बीएचयू और एमपीपीएटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, अपने कमेंट करो और कमेंट में आप अपनी राय भी दो कि मुझे और क्या क्या सुधार इसमें करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 2n नंबर बराबर 14, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 2n नंबर बराबर 20, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 2n नंबर बराबर 40 और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 2n नंबर बराबर 34। आपको जवाब देना है, लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो स्टूडेंट अभी अभी हाल ही में नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ एक बार इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आंसर देना है लाइव चैट बॉक्स में, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 2n नंबर बराबर कितने होते हैं। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका, मक्का में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 2n नंबर बराबर 20। कितनी होती है? 2n नंबर बराबर 20 यानी कि 20। गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। इसी के साथ साथ मक्का में तो 20 होती है, मक्का के साथ साथ जो ज्वार होता है यानी कि सोरगम बाइकलर, उसमें भी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? उसमें भी गुणसूत्र संख्या होती है 20 यानी कि 20। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। तो आपको आपकी तैयारी को सशक्त बनाना है और मजबूत बनाना है, तो प्लीज़ पूरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है आपको, बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में हैदराबाद, सी है वाराणसी और डी है कोयम्बटूर। बताना है आपको बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला बताना है आपको, बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको, बीज परीक्षण प्रयोगशाला। देखिए बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका वाराणसी। कहाँ पर है? बीज परीक्षण प्रयोगशाला है वाराणसी के अंदर। कहाँ पर है? बीज परीक्षण प्रयोगशाला है वाराणसी के अंदर। अब बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में है, इसके साथ साथ ही मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। एक है भोपाल के अंदर IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो इसका पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है, तो आपको जवाब देना है भोपाल के अंदर है। ठीक है, और भोपाल कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बीज परीक्षण प्रयोगशाला का आंसर क्या हो जाएगा? बीज परीक्षण प्रयोगशाला है कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि IISS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? भोपाल के अंदर है, भोपाल के अंदर है। और भोपाल कहाँ पर है? MP यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्लियर है? इसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूं मैं आपको। एक आपको बार बार देखने को मिलता है कोयम्बटूर, तो गन्ना प्रजनन केंद्र का नाम सुना होगा आपने। गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा जाता है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र आपका है कोयम्बटूर के अंदर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र है। और इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 के अंदर। कब हुई थी? 1912 के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी। कल भी मैंने क्लास में बताया था आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। जवाब देना है आपको, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जवाब देना है सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास सूखा, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बोरोन, सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। जवाब देना है आपको, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है।
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा इसका जवाब? सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? बताइए जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। सूरजमुखी क्या है? बोरोन और सूखा दोनों का सूचक पौधा है। बोरोन और सूखा दोनों का सूचक पौधा है। अब देखिए, कभी कभी ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाता है कि सूखा वहाँ पर लिखा हुआ, सूखा वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया, और वहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्थायी म्लानी बिंदु। क्या आ गया? स्थायी म्लानी बिंदु। तो स्थायी म्लानी बिंदु या सूचक सूखा एक ही बात होती है। स्थायी म्लानी बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी वहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? स्थायी म्लानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पौधा सूख गया है और उसको किसकी आवश्यकता है? उसको इरिगेशन वाटर की, यानी कि उसको सिंचाई जल की आवश्यकता है। तो सिंचाई जल की आवश्यकता है, तो ये सबसे पहले इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले किस पौधे में दिखाई देते हैं? तो इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले जो दिखाई देते हैं वो सबसे पहले सूरजमुखी में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? सूरजमुखी में दिखाई देते हैं। इसीलिए सूरजमुखी को सूखा सूचक पौधा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ वो जो बोरोन होता है उसकी कमी के लक्षण भी सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं? सूरजमुखी के पौधे पर दिखाई देते हैं। इसलिए सूरजमुखी सूखा और बोरोन दोनों का ही सूचक पौधा है। ये बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन फाइबर बताना है आपको किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास बांस, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कपास, सी है जूट और डी है सनई। जवाब देना है गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास आज दूसरी क्लास है, स्टूडेंट बहुत ही कम है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो रैंक करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपनी जो लाइव क्लास में जो संख्या है, ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। अगर आप न्यू स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और रोजाना शाम को 7 बजे एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज चलती है। ये टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ साथ जेट ICAR BHU में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है? और मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और सारे के सारे क्वेश्चंस सही होंगे, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? अब देखिए, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। लाइव चैट बॉक्स में आंसर देना है, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा गोल्डन फाइबर का, वो आंसर होगा जूट। किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब देखिए, कभी कभी आपने सवाल ये भी देखा होगा कि जो बांस होता है उसको क्या बोला जाता है? तो जो बांस होता है उसको ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जो कपास होती है उसको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास को किस नाम से जाना जाता है? वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है? और आपको बता देता हूँ कि सनई जो होता है, सनई किस कुल का पादप है? सनई लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है। लेग्यूमिनोसी कुल का पादप है। और इसमें गुणसूत्र संख्या 1-2 बार पीछे एग्जाम में पूछी गई है। तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16 होती है। चने के अंदर भी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ही। मैं आपको एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन को मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसीलिए क्वेश्चन आपके हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको कम सॉल्व करवा पाऊँ, लेकिन जितनी नॉलेज मिलेगी वो मतलब जो नॉलेज की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको पूरी कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी है। ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष बोला जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 2015, फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2019, फिर 2005 और 2001। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष बोला गया है?
ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 2015, 2009, 2005 या 2001। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 2015। कौन सा माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो माना जाता है वो माना गया है 2015। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष बोला गया है। अब देखिए इसके अलावा मैं कुछ और जानकारी दे देता हूँ आपको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष तो 2015 है, लेकिन अभी पीछे जो कुछ एग्जाम हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो ये भी 2015 में हुई है। कब हुई है? 2015 में हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब स्टार्ट हुई है? 2015 में हुई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे पहले जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना था वो कहाँ पर बना था? राजस्थान में श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में। कहाँ पर बना था? श्री गंगानगर के अंदर जो सूरतगढ़ टाउन है या कस्बा है, सूरतगढ़ में सबसे पहले क्या बना था? सॉइल हेल्थ कार्ड बना था। अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है? जैसे अपना आधार कार्ड होता है वैसे ही सॉइल जो होती है उसका क्या होता है? हेल्थ कार्ड होता है। उसमें उस मृदा या उस सॉइल के अंदर जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिनकी कमी होती है, जिनकी अधिकता होती है, या उस मृदा की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसकी भौतिक जो गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में उसमें जानकारी होती है, इसीलिए उसको सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जाना जाता है। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। और सबसे पहले जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना था वो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के श्री गंगानगर जो जिला है, श्री गंगानगर जिले के अंदर कहाँ पर बना था? सूरतगढ़ के अंदर एक टाउन है, श्री गंगानगर के अंदर एक टाउन है जिसको सूरतगढ़ बोला जाता है। सूरतगढ़ में सबसे पहले बना था। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको केयरफुली पूरी क्लास अटेंड करनी है और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी लाया हूँ और लाऊंगा और लाता रहूँगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक मिलेंगे और एग्जाम्स में आने वाले मिलेंगे। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आकार के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, आकार के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3 है 3 और 4 है 4। आपको जवाब देना है आकार के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको आकार के आधार पर जो मृदा संरचना होती है वो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर। देखिए आकार के आधार पर जो मृदा संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है आकार के आधार पर। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है आकार के आधार पर। एक सबसे पहले होती है गोलाकार। कौन सी होती है? सबसे पहले होती है गोलाकार। ठीक है, एक होती है गोलाकार, फिर उसके बाद में गोलाकार के बाद में होती है खंडीय। ठीक है, खंडीय होती है, इसको ब्लॉकी के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरी होती है प्रिज्मीय, और फिर चौथी जो होती है वो होती है प्लेटी संरचना। ठीक है, प्लेटी संरचना। लेकिन आपसे जो सवाल पूछेगा वो सवाल आपसे ये तो पूछ सकता है कि आकार के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है, तब आपको आंसर देना है 4 प्रकार की होती है। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि निम्न में से कौन सी मृदा संरचना सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तब आपको जवाब देना है मृदुकणीय। ठीक है, तब आपको जवाब देना है मृदुकणीय। अगर मृदुकणीय लिखा हुआ नहीं आता है तो वहाँ पर लिखा आएगा क्रम्बी संरचना। क्रम्बी वैसे क्रम्बी CRUMBY ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ आता है तो मृदाकणीय आएगा, अगर इंग्लिश में आएगा तो क्रम्बी आएगा। कभी कभी वो इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी में ऐसे लिख देता है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा कि मृदा की सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना किसको माना गया है, तो मृदा की सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना अगर पूछता है तो क्या जवाब देना है? मृदा की सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना जो होती है वो होती है CRUMBY या क्रम्बी संरचना, जिसको मृदुकणीय संरचना या मृदुकोणीय संरचना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी मानी जाती है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, मृदा के आयतनात्मक संगठन
में जीवांश पदार्थ की कितनी मात्रा होती है। क्वेश्चन पूछा गया है मृदा के आयतनात्मक संगठन में जीवांश पदार्थ की मात्रा। अब देखो यहाँ पर जो संगठन होता है वो संगठन, मृदा का जो संगठन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है भारात्मक दृष्टि से, एक होता है आयतनात्मक दृष्टि से। ठीक है, तो ध्यान रखना, वहाँ परीक्षा में आपको पूछेगा वो, इसमें वो एक प्रश्न में लिख के देगा कि आयतनात्मक पूछ रहा है या भारात्मक पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आयतन की दृष्टि से बताना है कि जीवांश पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो देखिए जो मृदा का संगठन होता है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं। मृदा का जो संगठन होता है उसमें देखिए 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, देखिए एक तो होता है जल, एक होता है वायु, एक होता है इसके अंदर खनिज पदार्थ और एक होता है इसके अंदर जीवांश पदार्थ। ठीक है, जीवांश पदार्थ होता है। ठीक है, तो जल और वायु तो क्या होती है 25-25% होती है, यानी 25% जल 25% वायु होती है। और जो खनिज पदार्थ होता है वो होता है 45%। कितने प्रतिशत होता है, 45% होता है। और बाकी जो बच जाता है वो होता है आपका जीवांश पदार्थ। क्या होता है, जीवांश पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो मृदा का आयतनात्मक संगठन है उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 5%। कितनी होती है, 5% जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो आयतन की दृष्टि से अगर पूछा है तो जवाब देना है आपको 5%। अगर वो आपसे पूछता है कि भारात्मक दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो भारात्मक दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 3 पौंड। क्योंकि भार की दृष्टि से पूछ रहा है वो, तो वजन आएगा यहाँ पर, प्रतिशत नहीं आएगा, यहाँ पर वजन आएगा। और वजन कितना आएगा, वजन आएगा 3 पौंड। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे पूछता है कि भार की दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा बताइए, तो भार की दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 3 पौंड। क्या होती है, 3 पौंड होती है। अगर आपसे भार की दृष्टि से वो पूछता है कि खनिज पदार्थ की मात्रा, तो 77 पौंड होती है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%। भारात्मक आयतनात्मक दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा 5% होती है। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो मैंने कहा वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है, वापस से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा में भारात्मक संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा, उसमें पूछा गया था आयतनात्मक दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसमें पूछा गया है भारात्मक संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो भारात्मक दृष्टि से खनिज पदार्थ की मात्रा मैंने बताया था आपको कितनी होती है, आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 70, बी है 3 पौंड, सी है 4 पौंड और डी है 16 पौंड। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इसका जवाब। कमेंट लाइव चैट बॉक्स में करके बताना है। मुझे पता है कि स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन अगर आप शेयर करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तो धीरे धीरे ये संख्या वापस से इंक्रीज हो जाएगी। जैसा पिछले साल 70-70, 100 स्टूडेंट लाइव पढ़ा करते थे मेरी क्लास में, वैसे मैं वापस से स्टूडेंट देखना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा अपना भी सहयोग करिए। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर जाया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और मैं और आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए, मैं आपके और अच्छा काम करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, क्या होता हूँ, उत्सुक होता हूँ या उजागर होता हूँ या ऐसा ही कुछ समझ लो आप। तो बस आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर, जो जिसने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, 70 पौंड बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 70 पौंड इसका आंसर सही है। भारात्मक दृष्टि से अगर पूछता है कि भारात्मक संगठन की दृष्टि से खनिज पदार्थ की मात्रा, तो 70 पौंड होती है। अगर भारात्मक दृष्टि से जीवांश पदार्थ की मात्रा पूछता है, तो जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, जीवांश पदार्थ की मात्रा 3 पौंड होती है। अगर वो पूछता है कि मृदा वायु कितनी होती है, तो मृदा वायु कितनी होती है, 4 पौंड होती है। और मृदा जल कितना होता है, 16 पौंड होता है। ये भारात्मक दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, आयतनात्मक दृष्टि से नहीं बताया है मैंने। अगर आयतनात्मक दृष्टि से आप देखना चाहते हो तो ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आयतनात्मक दृष्टि से, जो मैं पीछे सॉल्व करवा चुका हूँ आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो बताना है आपको राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में फर्स्ट ए, फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में फोर्थ बी, फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में फर्स्ट सी, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में फिफ्थ, यानी कि इसको फिफ्थ बोलते हैं या इसको 10वां जलवायु खंड भी बोल सकते हैं।
क्योंकि एक एक जलवायु खंड के 3-3 टुकड़े हैं, किसी के 3 टुकड़े हैं, किसी के 2 टुकड़े हैं, इसीलिए इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। देखिए लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं 3-4 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करवाऊंगा, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको देना है, क्या देना है, इसका आंसर आपको देना है फर्स्ट सी। ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट सी है, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान का शुष्क अति शुष्क लघु सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कितना एरिया, ये बता देता हूं मैं। देखो फर्स्ट सी जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके अंदर आता है 77 लाख हेक्टर एरिया। कितना आता है, 77 लाख हेक्टर एरिया आता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर जिलों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इसके अंदर जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। जैसलमेर के बाद में इसके अंदर आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद में इसके अंदर कुछ चूरू का हिस्सा भी आता है, कुछ चूरू का हिस्सा भी आता है। चूरू की कौन कौन सी तहसीलें, अगर पूछ ले कि चूरू की कौन कौन सी तहसीलें आती है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि चूरू की रतनगढ़, सुजानगढ़ और सरदार शहर तहसीलें भी फर्स्ट सी के अंतर्गत आती है और इसका जो एरिया है वो 77 लाख हेक्टर है। क्लियर है। अब देखिए अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ सकता है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है तो सबसे छोटा जलवायु खंड है फोर्थ बी। कौन सा है, फोर्थ बी है। और फोर्थ बी का जो एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फोर्थ बी का एरिया है 17 लाख हेक्टर। कितना है, 17 लाख हेक्टर है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक बरसात कौन से जलवायु खंड में होती है। ये क्वेश्चन जेड में पीछे पूछा गया है। तो सबसे अधिक बरसात जो होती है वो 5th जलवायु खंड में होती है। किस में होती है, 5th जलवायु खंड में होती है, या इसको 10वां जलवायु खंड भी बोल सकते हैं। ये कौन सा है, ये राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र कौन सा है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, इसके अंदर आएगा कोटा, एक तो आएगा कोटा, कोटा के बाद में आएगा इसमें झालावाड़, कोटा, कोटा के बाद में आएगा इसमें झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आएगा इसमें बूंदी, और बूंदी के बाद में आएगा इसमें कुछ हिस्सा बारां का। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मान लो आपकी ये जो हाड़ौती एरिया है, ये हाड़ौती एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये आपका जलवायु खंड है 5वां जलवायु खंड, या इसको 10वां जलवायु खंड भी कभी कभी बोला जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बस आप आपका सहयोग बनाए रखें, मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है मानसून किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है मानसून किस भाषा का शब्द है। जवाब देना है आपको, मानसून किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में अरबी भाषा का, फिर है फारसी का, फिर है लैटिन का, फिर है ग्रीक का। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, अरबी का, फारसी का, लैटिन का या ग्रीक का। मानसून किस भाषा का शब्द है। पीछे जेट यहाँ तक कि प्री पीजी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। बताना है आपको मानसून किस भाषा का शब्द है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट बहुत कम हैं, मुझे पता है कि बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएंगे। बस आप आपका सहयोग बनाए रखें। मानसून किस भाषा का शब्द है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून इज ए वर्ड ऑफ अरेबिक, यानी कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। फिर देखिए अब अगले बात करते हैं लेटिन। लेटिन भाषा का शब्द कौन सा है। लेटिन भाषा का शब्द है आपका सोलम। सोलम जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, सोलम या सोइल कह सकते हैं। जो सोइल शब्द बना है वो सोलम शब्द से बना है, और सोलम जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोइल शब्द जो है वो किस भाषा का है, सोइल शब्द लेटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। और इस सोलम का मतलब क्या होता है, इस सोलम का मतलब होता है फर्श या ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्श या ग्राउंड। समझ में आ गया। अब देखो ग्रीक शब्द कौन कौन से। सोइल साइंस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक शब्द कौन कौन से सोइल साइंस में, एक आपने पढ़ा होगा पेडोलॉजी, और एक आपने पढ़ा होगा इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और एक आपने पढ़ा होगा इडेफोलॉजी। तो ये जो दोनों ही शब्द हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, दोनों ही शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों के दोनों ही जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून इज द वर्ड ऑफ अरेबिक वर्ड, या मानसून अरबी भाषा का शब्द है। पीछे सवाल आया गया है, पूछा गया है, ध्यान से समझना है आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
हल्की सी खांसी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कुल कितने वर्षा दिवस होते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कुल कितने वर्षा दिवस होते हैं। जवाब देना है आपको, भारत में कुल कितने वर्षा दिवस होते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 85 दिन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 97 दिन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 108 दिन और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 130 दिन वर्षा दिवस। अब ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं ध्यान से वापस से समझाता हूँ, आपको समझना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में कितने दिन बरसात होती है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितने दिन बरसात होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम किस दिन को माने कि आज के दिन बरसात हुई है। तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कितने दिन, मतलब जिस दिन कितनी बारिश हो उस दिन हम ये माने कि बरसात है। तो देखिए क्या होता है कि जिस दिन अगर 2.5 मिलीमीटर, कितनी 2.5 मिलीमीटर से अधिक बरसात होती है उस दिन को वर्षा दिवस या रेनी डे माना जाता है। क्या माना जाता है, वर्षा दिवस या रेनी डे उस दिन को माना जाता है। तो ऐसे कितने दिन आते हैं, तो ऐसे कितने दिन आते हैं, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इस जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारत के अंदर 130, कितने 130 रेनी दिवस होते हैं। कितने दिवस होते हैं, 130 रेनी दिवस होते हैं। एक रेनी दिवस का मतलब क्या है, या एक वर्षा दिवस का मतलब क्या है कि 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे के अंदर अगर जो बरसात है वो 2.5 मिलीमीटर हुई है तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन को वर्षा वाला दिन माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस दिन को वर्षा दिवस माना जाएगा या कितनी मिलीमीटर बरसात होती है तो उस दिन को वर्षा दिवस माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर से अधिक या 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक जब बरसात होती है तो उस दिन को वर्षा दिवस के नाम से जाना जाता है। उस दिन को क्या जाना जाता है, वर्षा दिवस के नाम से, या उस दिन को वर्षा दिवस माना जाता है। और ऐसे भारत में कुल 130 दिन होते हैं। क्लियर है। अब देखो छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एक वर्षा की बूंद होती है उसका औसत आकार कितना होता है। तो जो वर्षा की बूंद होती है उसका औसत आकार होता है 0.5 से 4 मिलीमीटर। कितनी होती है, एक जो वर्षा की बूंद होती है उसका आकार कितना होता है, पूछा गया है पीछे, ध्यान रखना 0.5 से 4 मिलीमीटर, यानी कि वर्षा की बूंद का जो आकार होता है वो 0.5 से 4 मिलीमीटर का होता है। लेकिन एक फॉर्म और होती है, एक होती है ड्रिजल फॉर्म। क्या होती है, ड्रिजल फॉर्म। ड्रिजल फॉर्म का मतलब होती है जो बहुत महीन बूंद होती है उसका पूछा गया है, उसको ड्रिजल बोलते हैं। तो ड्रिजल का अगर पूछ लिया जाए तो 0.5 mm से कम, अगर 0.5 mm से कम वर्षा की बूंद है तो उसको वर्षा की बूंद में नहीं गिनेंगे, उसको ड्रिजल में गिनेंगे। उसको किस में गिनेंगे, उसको ड्रिजल में गिनेंगे। ध्यान रखना, ये इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर आपको देना है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर बरसात पूछी जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है, इसका आंसर देना है आपको मासिन राम। अब ये मासिन राम कहाँ पर है, ये मासिन राम है मेघालय के अंदर। कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है मासिन राम। अब देखो भारत में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है, मेघालय में होती है। मेघालय में भी अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान कौन सा हो जाएगा, मासिन राम। अब देखो मेघालय को मेघालय क्यों कहते हैं, मेघकालय। मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब होता है बादल। मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब होता है बादल। और आले का मतलब क्या होता है, निवास, यानी जहाँ पर बादल निवास करते हैं उस राज्य को कहते हैं मेघालय। इसीलिए इसको मेघालय कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हमेशा लगभग बादल छाए रहते हैं और हमेशा बरसात होती रहती है और सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बरसात अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है मेघालय के अंदर मासिन राम में। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम बरसात कहाँ पर होती है तो आपको पता ही होगा सबसे कम बरसात कहाँ पर होगी, जैसलमेर में। कहाँ पर होती है, जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया कि 130 दिन होते हैं। ठीक है, 130 वर्षा दिवस होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय अल्पकालिक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन बताना है आपको, राइट आंसर देना है कि राष्ट्रीय अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान कहाँ पर है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अल्पकालिक अवधि कितनी होती है, मध्य अवधि कितनी होती है और दीर्घ अवधि कितनी होती है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं।
आपको जवाब देना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है करनाल, बी है हिसार, सी है बेंगलोर और डी है नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान, जवाब देना है आपको राष्ट्रीय अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान। देखिए अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ पर है, राष्ट्रीय अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान संस्थान है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। और अगर आपसे इससे रिलेटेड और सवाल पूछे जाते हैं कि अल्पकालिक में कितने दिन होते हैं, मध्य में कितने होते हैं और दीर्घ में कितने होते हैं, तो इसको समझ लीजिए। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्पकाल में कितने दिन की अवधि के लिए मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, तो 3 दिन से कम, ठीक है। 3 दिन से कम की जब भविष्यवाणी होती है तो अल्पकाल के लिए होती है वो, ठीक है। आपसे सवाल ऐसा पूछेगा सीधा सीधा कि अल्पकाल की मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए अल्पकाल का समय कितना होता है, तो अल्पकाल का समय होता है लगभग 3 दिन, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा मध्यम, कि मध्यम के लिए कितना होता है, तो मध्यम के लिए होता है 3 से 10 दिन। कितना होता है, 3 से 10 दिन का जो अंतराल होता है वो मध्यम मौसम पूर्वानुमान होता है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा दीर्घ का, कि दीर्घ के लिए कितना होता है, तो दीर्घ के लिए अगर पूछ ले तो 10 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से अधिक। समझ में आ रही है, 10 दिन से अधिक अगर होता है तो 10 दिन से अधिक का मतलब क्या है कि वो दीर्घ काल के लिए किया गया पूर्वानुमान है। क्लियर है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि करनाल में और क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक करनाल के अंदर है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के अंदर है। हिसार के अंदर क्या है, हिसार के अंदर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। क्या है, भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। बेंगलोर में क्या है, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, बेंगलोर में है। यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ से जितनी भी किस्में निकलती है उस किस्मों के आगे क्या लगा होता है, अर्का लगा होता है। वो अर्का क्यों लगा होता है, क्योंकि ये जो IIHR इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के पीछे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम अर्का नदी है। और उस अर्का नदी को सम्मान देने के लिए, उस अर्का नदी को सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट और वहाँ के जो संस्थान के जो लोग हैं वो उस किसी भी किस्म जो निकलती है उस किस्म के आगे क्या लगाते हैं, उस किस्म के आगे अर्का लगाते हैं। जैसे मैंने एक किस्म का नाम लिखा अर्का विकास। क्या लिखा, अर्का विकास। तो अर्का विकास लिखा, इसका मतलब क्या है कि अर्का विकास किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। और अर्का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहाँ की किस्म है, ये IIHR से निकली हुई किस्म है। क्लियर है। इसी प्रकार के मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताते जाऊँगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करना, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीवेंसन स्क्रीन संबंधित है। स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है, बताना है आपको कि स्टीवेंसन स्क्रीन क्या चीज़ है, क्या होती है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में A, तापमापी संग्रह बॉक्स। ऑप्शन नंबर B है आपके पास में वर्षामापी संग्रह बॉक्स। ऑप्शन नंबर C है आपके पास में पिक्नोमीटर संग्रह बॉक्स। और ऑप्शन नंबर D है आपके पास में कोई नहीं। जवाब देना है स्टीवेंसन स्क्रीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये भी हो सकता है, या फिर स्टीवेंसन स्क्रीन जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। जवाब देना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। देखिए स्टीवेंसन स्क्रीन जो होती है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है तापमापी को संग्रह करने के लिए। किसके लिए किया जाता है, जो तापमापी होता है, अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, या जो थर्मामीटर होते हैं उन थर्मामीटर को स्टोर करने के लिए स्टीवेंसन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन बेसिकली होता क्या है, एक इसे विशेष प्रकार का एक ऐसा बॉक्स होता है और इसके नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे पिलर्स लगे होते हैं, 4 पिलर्स लगे होते हैं। और इसका जो कलर होता है वो कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टीवेंसन स्क्रीन पर किस प्रकार का कलर किया जाता है। तो स्टीवेंसन स्क्रीन पर सफ़ेद कलर होता है। कैसा कलर होता है, सफ़ेद कलर का होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका मुंह हमेशा किस दिशा में रखते हैं, तो इसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा में रखते हैं। किस दिशा में रखते हैं, उत्तर दिशा में रखते हैं। उत्तर दिशा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ से रेडिएशंस कम आती हैं, और रेडिएशंस का भी कुछ है
और रेडिएशन के अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, इसीलिए इसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। अभी मेरे को इसका क्लियरली पता नहीं है कि क्यों रखते हैं, लेकिन ये जरूर पता है, बुक में मैंने 100% पढ़ा है कि उत्तर दिशा में इसका मुंह रखते हैं। और सफ़ेद कलर का इसका सफ़ेद कलर इस पर किया जाता है क्योंकि सफ़ेद कलर ऊष्मारोधी होता है, इसीलिए तापमापी को संग्रह करने के लिए हमेशा सफ़ेद कलर का बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टीवेंसन स्क्रीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी, क्वेश्चन पूछा गया है, शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किस लिए करते हैं? शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी उपयोगी है, किस काम में उपयोगी, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, इसलिए ध्यान से आपको इसका जवाब देना है। ध्यान से आपको इसका जवाब देना है कि शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में आर्द्रता, बी है वाष्प, सी है दाब और डी है उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए, शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बच्चे बहुत कम हैं, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ क्लास खत्म होने के बाद में लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स जो है उसमें कमेंट करके जाना। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास लगेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी और इसमें मैं कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चंस, इसी प्रकार के 10,000 क्वेश्चंस सोल्व करवाने वाला हूं। तो लगातार बने रहिए क्लास में। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए, शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी जो होता है वो आर्द्रता का मापन भी करता है, वो वाष्प का मापन भी करता है और वो क्या करता है? वायु दाब का मापन भी करता है। क्या करता है? वायु दाब का मापन भी करता है। ध्यान रखना, वो शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी जो होता है वो कभी भी ताप का मापन नहीं करता है। वो किनका मापन करता है? वो आर्द्रता का, वाष्प का और वायु दाब का मापन करता है। समझ में आ रहा है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कल क्लास लेंगे अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जवाब देना है आपको, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 1000, ऑप्शन नंबर 2 है 1194, ऑप्शन नंबर 3 है 575 mm और ऑप्शन नंबर 4 है 300 मिलीमीटर। जवाब देना है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेट में पूछा जाता है, प्री पीजी में पूछा जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी शायद पूछा गया होगा ये सवाल या आने की संभावना होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको जवाब देना है इसका लाइव चैट बॉक्स में। देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है 575 mm। कितनी होती है? 575 mm राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 1094 mm। कितनी है? 1094 mm भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है 1000 mm। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान की, तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 575। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1194 mm। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है 1000 mm। यानी कि हमारे भारत के अंदर विश्व से भी ज़्यादा बरसात होती है। समझ में आया? विश्व का मतलब ये है कि विश्व का एवरेज अगर निकालें तो वो एवरेज कम बैठता है, जबकि भारत का अगर एवरेज, पर्टिकुलर भारत का एवरेज निकालें तो भारत का एवरेज थोड़ा ज़्यादा आता है। उसका रीज़न ये है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो बहुत ज़्यादा सूखा है, वहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, इसीलिए वो इस रेशियो को कम कर देता है। समझ में आ रही है? तो ये आज की धमाकेदार क्लास थी। आज थोड़ा खांसी भी हो रही है मुझे, कोरोना वाली खांसी नहीं है, सूखी वाली खांसी नहीं है, ये थोड़ी गीली वाली खांसी है। तो आप ऐसा ना समझे कि कोरोना हो गया, अगर हो भी जाएगा तो भी इस ऑनलाइन क्लास के जरिए आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको बस इतना ही करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास इसी समय होगी। अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और उनको कन्विंस करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आ सके। ठीक है, आपने के जितने भी कमेंट है वो कमेंट सब मैं देखता हूँ, लेकिन बस मैं उनके जवाब इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ
उटपटांग सी बातें या उटपटांग से सवाल करते हैं, इसीलिए मेरा पूरा फोकस जो रहता है वो आपको पढ़ाने के ऊपर ही रहता है। हाँ, अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करिए, मैं ज़रूर से आपको उसका जवाब दूंगा या अगली क्लास में उसको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी समय शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। थैंक यू।